हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ये कहीं न कहीं जो है एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और कलावती जिस तरह जोबट से बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देते हुए सुलोचना रावत को शामिल किया और उसको टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि हर जगह भीतरघात की बीजेपी को काफी डर है। और बीजेपी को खासकर जोबट में जिस तरह इन वक्त पर कांग्रेस के पूर्व विधायक को बीजेपी में शामिल कराकर प्रत्याशी बनाना, ये कहीं न कहीं उन नेताओं को, जो स्थानीय नेता है बीजेपी के, उनको गले नहीं उतर रहा है। उनको समझाना बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। सरकार के काम को जनता के बीच में ले जाना, प्रचार करना, ये तो एक अपनी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन अपनों को मनाना, अपनों को चुनाव में खड़ा करना बीजेपी के सामने एक बड़ी रणनीति है। आज से जिस तरह नामांकन भरने के बाद जो प्रचार का अभियान जब तेज होगा, तो ये देखना होगा कि जो नाराज नेता है, जो घर में बैठकर जो है पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, उनको कैसे पार्टी के काम में रणनीतिकार लगाएंगे, कैसे जो है उनसे बात करें। क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को उतारना पड़ेगा, लोगों को मनाना पड़ेगा कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, आप उसको देखकर चुनाव मैदान में काम करें। तो ये एक बड़ा जो है चुनौती अब 2-3 दिन सामने देखने को मिलेगी बीजेपी के रणनीतिकारों को, जिम्मेदारों को। लेकिन बीजेपी अब जो है एक रणनीति के साथ काम कर रही है। सभी प्रत्याशियों को का नामांकन जो है एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दाखिल होने जा रहा है। आज खंडवा में जो है ज्ञानेश्वर पाटिल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा वहां रहेंगे। एक बड़ी सभा वहां पर होने वाली है। हम दे दें। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक और बिग अपडेट हम दे दें कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, आखिरकार बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। खंडवा लोकसभा सीट से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट मिला है। रेगांव से प्रतिमा बागरी की टिकट फाइनल हुई है। वहीं जोबट से सुलोचना रावत का टिकट तय किया गया है। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। और आखिरकार बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया था और आज फाइनली बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट सामने आ चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग सीट में, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस सीट से किन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। ज्ञानेश्वर पाटिल की अगर बात की जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा लोकसभा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जोबट विधानसभा की अगर बात की जाए तो महेश पटेल को ये टिकट मिला है और बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो इससे नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इसे। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के साल 2023 में, उसके लिए इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे विवेक की तरफ। विवेक, कांग्रेस ने अपने नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब जाकर के बीजेपी ने आज थोड़ी देर पहले अपनी फाइनल लिस्ट जारी की। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे थे, नाम पहले से तय थे। तो क्या लगता है आपको, ये जो नाम सामने आए हैं, कांग्रेस के हिसाब से भी इसमें कुछ बदलाव हुआ है या जो पहले से तय थे बीजेपी उसी को फॉरवर्ड लेकर के आई है? देखिए, कांग्रेस के नाम आने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। खासकर खंडवा और रैगांव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने इसको एक ओबीसी कार्ड के तौर पर, यदि हम बात करें तो खंडवा में तो ओबीसी कार्ड खेला है और इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनाव मैदान में उतार दिया। क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे हैं, लगातार ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस जो है सरकार को घेरती रही है, कांग्रेस सरकार को घेरती आई है। और ऐसे में अब जो है बीजेपी के हाथ में ये एक बड़ा दांव लग गया। बीजेपी ने अपने ओबीसी प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है कि हमने ओबीसी चेहरा उतारा, आपने ओबीसी चेहरे को परेशान करके जो है उसको ये मजबूर कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर रहे हैं अरुण यादव। और उसके बाद जो है प्रत्याशी बदला है कांग्रेस ने और राजनारायण सिंह पुर्णी को जिस तरह प्रत्याशी बनाया, तो हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कमलनाथ की बात हो या फिर कांग्रेस, जितने भी विधायक रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा से ओबीसी के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया है और शिवराज सरकार को भी घेरा है। और नतीजा ये रहा कि शिवराज सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए। आपको लगता है कि ऐन वक्त में जो नाम चेंज किया गया, 25 साल बाद ओबीसी के किसी वर्ग को आगे लाकर किसको टिकट दिया गया, तो इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को?
निश्चित तौर पर बीजेपी इसको जो है प्रचारित करेगी पूरे चुनाव प्रचार में खंडवा लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो हम ये मान के चले कि 8 विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो 8 विधानसभा का उपचुनाव है ये खंडवा लोकसभा का चुनाव। तो 8 विधानसभा में बीजेपी ये प्रचारित करेगी कि ओबीसी जो है वो चेहरा हम सामने लेकर आए हैं, और ओबीसी को लेकर कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, करती कुछ नहीं है, और इसलिए हम ओबीसी का चेहरा उतारकर मैदान में आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ तक कि अरुण यादव को भी कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अरुण यादव का मैदान में नहीं होना कहीं न कहीं एक बड़ा जो है कह सकते हैं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इसका, क्योंकि बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाने जा रही है कि अरुण यादव कांग्रेस के जो नेता है वो ओबीसी चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिक आग्रह के कारण वो जो है मैदान से हटे हैं, ये बीजेपी प्रचारित करती नजर आई। तो यहाँ पर एक ओबीसी फैक्टर को बीजेपी निश्चित तौर पर जो है खंडवा में खेलेगी, और उसका असर अन्य सीटों पे भी दिखाई देगा। जिस तरह प्रदेश में पिछले 3-4 महीने से ओबीसी के ऊपर राजनीति हो रही है, जोबट में यदि हम बात करें तो यहाँ जरूर बीजेपी को भीतरघात की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है, क्योंकि एन वक्त पर कांग्रेस प्रत्याशी को, कांग्रेस के जो नेता को बीजेपी में लाकर टिकट देना, ये कहीं न कहीं वहाँ के स्थानीय नेताओं को, बीजेपी नेताओं को गले नहीं उतर रहा। वहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प है जोबट का। उसके बाद हम यदि पृथ्वीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बीजेपी और कांग्रेस की अब लड़ाई काफी दिलचस्प है। पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी काफी मजबूत है, लेकिन अब जिस तरह शिशुपाल यादव को चुनाव में उतारा है, क्योंकि पिछले चुनाव में शिशुपाल यादव ने जो है कड़ी टक्कर दी थी बृजेंद्र सिंह राठौर को, अब शिशुपाल यादव को मैदान में यदि बीजेपी ने उतार दिया है तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण लड़ाई अब पृथ्वीपुर में देखी जाएगी। रैगांव में जो है महिला कार्ड बीजेपी ने खेला है, कांग्रेस ने जिस तरह महिला प्रत्याशी उतारा, बीजेपी ने भी महिला प्रत्याशी। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम चर्चा जरूर करेंगे। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, किस तरह से आप इन प्रत्याशियों को देखते हैं? अब कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ढोंग करने वाली, मिस कॉल से पार्टी बनाने वाली, 41 साल से जो है पार्टी देश में काम कर रही है, और उम्मीदवार अभी भी जो है चोरी करने पड़ते हैं। एक को समाजवादी पार्टी से चुरा लाए, एक को कांग्रेस से चुरा लाए, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक बाहरी है, तो जो है इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। ये पार्टी जो है किस बात का दम्भ और अहंकार करती है कि अब 200 पार, 600 पार, 800 पार, जिसके पास उम्मीदवार तक नहीं अपने। 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा उम्मीदवार बंगाल में चुराए थे, धूल मिट गई, और आज यही हर राज्य में करते हैं चुनाव के पहले। इन्होंने जो लोकतंत्र का एक संस्कार, लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, उनका सत्यानाश कर दिया है, और सिर्फ जो है लूट के पैसे के दम पर, प्रलोभन के आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को तय करना, आज जनता की परेशानी की चर्चा नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, कि जिन लोगों को दवाई नहीं मिली, अस्पतालों ने जिनको लूट लिया, जिसमें जो है बिस्तर तक बेचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और इंजेक्शन नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली, सांसों के सौदे हुए, ये सवाल, महंगाई आज जो है सर चढ़कर बोल रही है, आदमी जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उनके पास जो है धन है इस बात के लिए कि जो है जनता के फायदे के लिए नहीं, कैंडिडेट खरीदने के लिए, कैंडिडेट को दूसरी पार्टियों से निकाल के लाने के लिए, इस बात के लिए उनके पास संसाधन है, इस बात के लिए उनके पास प्रलोभन है, इस बात के लिए नहीं है कि जनता का पेट भर जाए, जनता को, गरीब आदमी को जो है भोजन मिल जाए। ये सारे मुद्दे हैं सामने। क्या लगता है आपको, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक सुलोचना रावत जो है, जिन्हें प्रत्याशी भी अब फाइनल कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की रही लेकिन अब वो बीजेपी की हो गई और बाकायदा उन्हें टिकट भी मिल गया, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा या इसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, या ये फिर फायदा रहेगा कांग्रेस के लिए? लड़ रही है और इसमें जनता का फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। ये चुनाव जनता का है, ये चुनाव लोकशाही का है, ये चुनाव जो है लोकतांत्रिक परंपराओं का है, ये चुनाव जो है गरीबी और लूट के गरीबी के संघर्ष, लूट के खिलाफ है। ये जो है ये सारी बातें सामने हैं। आज जनता के पास जो है खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, अपने काम पर जाने के लिए पैसे नहीं है, और जो है इस प्रदेश में मस्ती चल रही है उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त की। ठीक है, मतलब जनता
तय करेगी, आपका यही कहना है भूपेंद्र जी? और बिल्कुल 2 नवंबर को रिजल्ट आ ही जाएंगे। अगर दल बदलने के बाद अगर जनता को लग रहा होगा कि वाकई सुलोचना रावत काम कर सकती हैं, भले ही वो कांग्रेस से बीजेपी की अब हो गई हैं, तो बिल्कुल उनको हम जीतता हुआ भी देखेंगे। और अगर कहीं छला हुआ महसूस करेगी जनता, तो वो भी 2 नवंबर को सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थोड़ी ही देर पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, किस तरह से आप देखते हैं इन प्रत्याशियों को, और अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार वजनदार प्रत्याशी घोषित किए हैं। सारी इनकी कांग्रेस की रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है और परिणाम ये सिद्ध कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर कार्यकर्ताओं को भावनाओं को समझकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किए हैं, वो निश्चित तौर पर भारी अंतर से जीत के आने वाले हैं। सर, एक सवाल मेरा ये भी आपसे रहेगा कि कांग्रेस ने अपने नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था और उसके बाद बीजेपी को थोड़ा वक्त लगा। एक सीट पर 2 नाम तय हुए, फिर आखिर में नाम जो फाइनल हुए उनकी लिस्ट आज जारी हुई है। तो क्या कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, क्या उससे भी कुछ बदलाव हुए हैं, या जो पहले से नाम तय थे वही सामने आए हैं? नवरात्रि का समय है, नवरात्रि में शुभ काम होते हैं, पितृपक्ष चल रहे थे और अभी आज सुबह लिस्ट जारी कर दी। प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया पहले से ही संपादित कर रखी थी। 7 और 8 को नामांकन भरने वाले हैं। 8 तारीख अंतिम तिथि है, इसलिए कोई देरी कहीं नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस क्या कर रही है वो सबके सामने है ना जी। तो खंडवा में अरुण यादव जी क्या कर रहे हैं सबके सामने है, और वहाँ किस प्रकार के सपने में कलावती भूरिया जी आ रही हैं, दीपक भूरिया जी के, वो भी सबके सामने है। किस प्रकार से सतना में उपद्रव मचा हुआ है, वो भी सबके सामने है, और पृथ्वीपुर का परिणाम बता देगा कि किस प्रकार का माहौल वहाँ है। तो मुझे लगता है कि ये देरी वेरी का तो कोई कारण है नहीं, ना देरी हुई है, सब समय पर है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी कि आपने सुना रजनीश जी का कहना है कि कांग्रेस खुद ही अपने आप में इतना उलझी हुई है। आप तो जो है मुद्दे की बात समझे, जो रजनीश जी ने कही है कि ये शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे नाम घोषित करने के लिए। अशुभ मुहूर्त में हरदा में तो ये जनता को कागज बांटते हैं और जो है शुभ मुहूर्त के लिए खुद का इंतजार करते हैं। तो ये पार्टी कितनी स्वार्थी पार्टी है कि जो गरीब जनता के लिए तो अशुभ मुहूर्त में काम करती है और खुद के लिए जो है शुभ मुहूर्त की तलाश करती है। ये इनका जो है राजनीतिक चरित्र है और इसी चरित्र पर जो है जनता अपना वर्डिक्ट देगी। ठीक है, रजनीश जी से मैं उत्तर ले लेती हूँ। सर, सुना आपने क्या कह रहे हैं? जनता वर्डिक्ट जब देगी, जनता का चुनाव जनता के लिए, जनता का अधिकार का इस्तेमाल लोकतंत्र में, इसलिए जनता का ये अधिकार है और जनता जब अपना अधिकार का इस्तेमाल करती है वर्डिक्ट। कल हरदा में शुभ मुहूर्त था क्या? ईवीएम पर दोष मत मारना। कल हरदा में शुभ मुहूर्त में कर रहे थे प्रधानमंत्री जी वो सारा नौटंकी मारना शुरू कर देते हैं। उपचुनाव जो है शुभ मुहूर्त में कर रहे थे नौटंकी, वहाँ पे आपके मानिए तो ईवीएम पर दोष मत। हरदा में शुभ मुहूर्त था जो आज आपके आप शुभ मुहूर्त में अपना फार्म भरवा रहे हो। चुनाव नहीं होते तो हार जाते। बताओ ना भैया, जनता के लिए शुभ मुहूर्त तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त की आराधना करने वाले हम लोग हैं, माँ भारती की आराधना करने वाले हम लोग हैं। जय माता दी की बोलो और भाजपा के संग हो लो। जनता के लिए जय माता दी की बोलो, भाजपा के संग हो लो। बात यही है और इसलिए माताओं का बहनों का सबका सहयोग है। जो जिन्होंने माताओं बहनों के साथ में खिलवाड़ किया वो बाजी होने वाले थे, लोग उनको छोड़ के जाने वाले हैं। और लगातार आपने देखा कि किस प्रकार बिल्कुल रजनीश जी, ये बहस ऐसी है जो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी भी खत्म हो पाएगी। हालांकि आप जो बातें कर रहे हैं, कितना दम है उनमें और जनता इसको कितने अच्छे से समझती है, ये सब कुछ 2 नवंबर को जरूर साफ हो जाएगा। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि उपचुनाव की जंग में कौन किसके सामने है। खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है और वहीं कांग्रेस की तरफ से राजनारायण सिंह उनके सामने रहेंगे। लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं। खंडवा लोकसभा सीट से 25 साल के बाद ओबीसी चेहरा ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया गया है, तो वहीं रैगांव से प्रतिमा बागरी, जोबट से सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। उपचुनाव के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। कांग्रेस ने चारों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं।
बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम बुधवार को आधी रात को फाइनल किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दोपहर 1 बजे खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह, रैगांव से कल्पना वर्मा, जोबट से महेश पटेल और पृथ्वीपुर से पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को कोरोना से निधन होने के बाद अब उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया है। तो महेश पटेल को जोबट विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि 2 बार से विधायक हैं। कल्पना वर्मा रैगांव विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगी और जिला पंचायत सदस्य हैं इस वक्त कल्पना वर्मा। और पृथ्वीपुर सीट में नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। तो पूर्व मंत्री स्वर्गीय विजेंद्र सिंह के बेटे हैं। तो उपचुनाव का दंगल, उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां तैयार हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट में ज्ञानेश्वर पाटिल और राजनारायण सिंह आमने सामने होंगे। तो उपचुनाव की जंग में पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से शिशुपाल यादव बीजेपी से और नितेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस से आमने सामने होंगे। तो कई समीकरण साधने के बाद पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं और जोबट विधानसभा सीट से सुलोचना रावत बीजेपी से और महेश पटेल कांग्रेस से आमने सामने हैं। तो रैगांव विधानसभा सीट में दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं, प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा। तो सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए और आज से नामांकन का जो दौर है वो भी शुरू होगा। तो 3 बार विधायक रह चुके हैं राजनारायण सिंह, खंडवा लोकसभा से इस बार चुनावी मैदान में हैं। निमाड़ की राजनीति में बड़ा राजपूत चेहरा समझा जाता है। तो जोबट विधानसभा में सीट से महेश पटेल को इस बार टिकट दिया गया है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महेश पटेल। तो कल्पना वर्मा है रैगांव विधानसभा से, जो कि इस बार विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं कल्पना वर्मा। पृथ्वीपुर सीट से नितेंद्र सिंह राठौर को पार्टी ने टिकट दिया है। स्वर्गीय विजेंद्र सिंह के बेटे हैं नितेंद्र सिंह राठौर।